जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। दोस्तों, एक वीडियो या दो वीडियो कुछ टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का मैंने चैनल पर डाल रखा है, तो वहां आप देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है। तो पहले एक बात बोल दूं आपको कि देखिए, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का, ठीक है। कंसेप्ट का मेरा मतलब है कि इसका जो फिजिकल मीनिंग क्या होता है ना, वो समझना जरूरी है। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाकी सब बढ़िया मैथमेटिक्स है और आप कर सकोगे। और सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, है ना। कि कोई फंक्शन, देखिए, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। अगर वो एम्पलीट्यूड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना आपको आ गया तो इसके आगे हार्मोनिक पोटेंशियल लेंगे, फिर उसके लिए कांस्टेंट पोटेंशियल लेंगे। और उसके बाद हम फर्मी गोल्डन थ्योरी आगे से आगे अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा पानी की तरह समझ में आएगा। कोई मतलब सारा इजी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि भाई टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या होता है ना। तो देखिए, टाइम डिपेंडेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने कोई सिस्टम लिया है, ठीक, आपने कोई सिस्टम लिया है, तो उस सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है वो टाइम पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अभी बेटे, आपने एक सिस्टम को रख दिया, उसका कुछ पोटेंशियल भी है सिस्टम के ऊपर, है ना। तो सिस्टम को रख दिया और खाना खा के वापस आकर देखा तो वही पोटेंशियल चेंज हो गया, है ना। पोटेंशियल चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन चेंज हो गया। क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या होता है किसी सिस्टम का, हैमिल्टोनियन क्या होता है, उसकी टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो वहां आपकी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल के रूप में एक्सप्रेस होगी। तो सीधी सी हम बात ये भी कह सकते हैं कि भाई सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम के साथ पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल में कुछ चेंज आ जाता है। लेकिन अभी यहां हमारा पढ़ने का मीन ये है कि अगर एक इनिशियल, अगर कोई मान लीजिए, यहां मैं दिखाऊं आपको कि अगर आपका कोई सिस्टम, यहां देखिए, अगर आपका कोई सिस्टम, आपके पास ये स्टेट्स है कुछ, है ना। अगर आपका कोई सिस्टम, ये आई, साई आई है ना, आई के अंदर है, आई स्टेट के अंदर, तो चूंकि पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो कुछ टाइम बाद पोटेंशियल चेंज होगा, तो सिस्टम का हैमिल्टोनियन चेंज होगा। और अगर हैमिल्टोनियन चेंज हो गया तो हमारा जो पार्टिकल है वो फाइनल स्टेट में जाएगा। तो ये फाइनल स्टेट में चला गया साई एफ, ये हो गया साई आई। तो यही चीज हमें देखनी है कि अगर वो है इनिशियल स्टेट से, अगर वो फाइनल स्टेट में जंप करेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझे। चलो, अब अपन इसका कुछ मैथमेटिकल रूप देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर आपका सिस्टम टाइम पर डिपेंड कर रहा है या फिर हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हैमिल्टोनियन दो दो टर्म में डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, तो पहला ये टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, ठीक, चलो। और इसके बाद ये अनपर्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जो कि हमारे को पहले ही फाइंड आउट होता है किसी सिस्टम के लिए, है ना। कोई भी सिस्टम ले वो उसका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमने हमारे को सबको पता होता है, उसको सीधा अपन पुट कर लेते हैं, ठीक। चलो, तो ये जो हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन है वो किसमें डिवाइड हो गया, टाइम डिपेंडेंट प्लस अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक। तो यहां मैंने ये लिखा है टाइम डिपेंडेंट और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि जो टाइम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन से काफी ज्यादा होता है। बहुत थोड़ा ही वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, सॉरी, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होता है। तो जो एच नॉट है वो ग्रेटर ग्रेटर देन एच डैश, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल सा डेफिनेशन के रूप में काम हो गया।
ठीक है। और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो अभी स्क्रीन पर चलवा दूंगा मैं। ठीक, चलो अब देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल स्टेज निकालते हैं। अभी काम ही यही करना ना अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल स्टेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या जानते हैं कि भाई जो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एच साई इक्वल टू ई एन साई, है ना, ये इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ अपना जो फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन जो भी अपन बोलते हैं, या फिर स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट वेक्टर, तो ये जो साई एन है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फाइव आर ई टू द पावर आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट। समझना इसको कि ये तो आपका कौन सा टर्म हो गया, रेडियल पार्ट हो गया, मतलब स्पेस डिपेंडेंट, स्पेस का मतलब स्पेस और टाइम डिपेंडेंट दो टर्म आते हैं, तो ये स्पेस डिपेंडेंट टर्म है, और ये जो है ये पूरा टाइम डिपेंडेंट टर्म है। कैसे, देखो कैसे है तो फिर समझो भी। देखो चूंकि अपन ई बराबर क्या लिखते हैं कि भी आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, बोलो लिखते कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो अगर ये तुम लिख रहे हो तो अगर इसको तोड़ के लिखूं मैं तो ई टू दावर आयोटा के डॉट एक्स और ई टू दावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अभी ये काम अपन ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो पूरा स्पेस डिपेंडेंट पार्ट हो गया ना भाई, ये एक्स है, मतलब अब अगर हम यहाँ आर ले लें पूरा एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए, तो ये अपना काम हो गया। तो ये हो गया ई टू द पावर, तो इसको अपन ने फाइव आर ले लिया और आयोटा ओमेगा टी, ये चीज बन गई अपनी। ठीक है, तो अब तुम कहोगे भी ओमेगा की जगह ई एन अपॉन एच कट कैसे आया, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि ये अपने पास क्या होता है, एक चीज होती है कि भाई इसको मैं कहा यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। अपन सब जानते हैं कि भाई एच कट ओमेगा, ई इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है ना। तो इस ओमेगा की जगह ई अपॉन एच कट, तो ओमेगा तो ई अपॉन एच कट, तो ये ओमेगा की जगह अपन ई अपॉन एच कट लिख दिया। क्लियर हो गया। चलो अब मैं इस चीज को वापस मिटा देता हूँ, है ना। हर एक टर्म क्लियर करेंगे बिल्कुल, सारा सब चीज एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो अब अपन क्या करते हैं कि भाई ये चीज तो क्लियर होगी, चूंकि हम जानते हैं कि ई क्या होता है भाई, आयोटा एच का डेल बाय डेल टी। ई क्या होता है, आयोटा एच का डेल बाय डेल टी, तो ये जो ई है उसकी जगह आयोटा एच का डेल बाय डेल टी अपन ने पुट कर दिया है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं कि अब अपना काम शुरू होता है कि अब हैमिल्टोनियन है वो दो भागों में डिवाइड होगा, टाइम डिपेंडेंट और एक अनपर्टर्ब्ड। ठीक, चलो तो ये हो गया अपना एच एन बराबर एच नोट प्लस एच डैश टी। मान रखो भाई किसका, एच एन की जगह पे, तो एच एन की जगह पे ये मान रख दिया। बोलो भाई कोई दिक्कत है कि नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया काम। अब अपन निकालते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी, अब जो अपना वेव फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो उस वेव फंक्शन को प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, देखो तो क्या होगा कि है तो यही चीज, लिखेंगे तो यही चीज, लेकिन अभी हमारे को नहीं पता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, किसी सिस्टम की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं पता है ना। तो कुछ तो है, फिर भी कुछ तो है तो लिखना पड़ेगा। चलो लिखें, तो ये देखिए भाई क्या कर दिया, इसके आगे ए एन टी लगा दिया। ये ए एन टी क्या है, nth स्टेट की प्रोबेबिलिटी। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि भाई ए एन टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ nth स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ nth स्टेट। कैसे, अब भाई तुम पूछोगे कि भाई हाँ बताओ n बराबर 1 टू इंफिनिटी ये क्या है बच्चा, तो ये तो समझो फिर तुम कि अभी हमने स्टेट 1 से इंफिनिटी कितनी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, स्टेट 1 से इंफिनिटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी किसका लिखा है, प्रोबेबिलिटी ओनली इस स्टेट की, n स्टेट की प्रोबेबिलिटी an, कंप्लीट n स्टेट की प्रोबेबिलिटी an। तो इसको कंप्लीट इस प्रकार से अपन ये कंप्लीट वेक्टर स्टेट फॉर्म बोलते हैं इसको। चलो इतना क्लियर है। तो अब ये साई एन टी को भी फिर अपन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो इसकी जगह भी रखेंगे, इसकी जगह भी रखेंगे।
तो इतना तो आप समझदार हो, रखना आता है, तो ये रख दिया भाई, देखो भाई। ठीक, अब एलएचएस वाले टर्म को अपन सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली मैं एलएचएस और आरएचएस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो आप एक ही साथ चला सकते हो उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप आपकी नोटबुक में जब नोट्स बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा चला सकते हो उसको। ठीक, तो अब क्या करेंगे भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना तो एक बात फिर सीखो कि ए एन टी एक तो इसके सापेक्ष होगा, इसके रेस्पेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है और टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है। ठीक, ये तो कांस्टेंट है, फाई एन तो कांस्टेंट है, स्टेट है ना, इस पे नहीं करना, और एक इसके सापेक्ष करना, फर्स्ट सेकंड। ठीक है भाई, तो अब अपन क्या करते हैं भाई, इसको तो एज इट इज रखते हैं और ओनली इसका करते हैं ए एन टी। तो किसी का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, तो ये लगा दी इस पे डॉट, बोलो भाई, प्लस। अब क्या करते हैं, इस चीज को तो यू का यू रहने देते हैं, ए एन टी को, फाई एन भी यू का यू है, लेकिन अब इसका अपने को करना है। तो इसका करना है तो ई टी के मल्टीपल क्या, आयोटा ई एन अपॉन एच का, तो आयोटा ई एन अपॉन एच कट, ये यहां आ गया और बाकी ई का टर्म सीधा यू का यू रह गया। ठीक, चलो अब आरएचएस लिखना है ना, एलएचएस काम खत्म। चलो अब आरएचएस कैसे लिखेंगे, तो आरएचएस में भाई पहले एच नोट को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ये करा दिया देखो, फिर एच डैश टी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराना, ये करा दिया देखो, ये प्लस के साथ में। ठीक, चलो अब यहां से एक बात तुम सीखो कि भाई ई एन फाई एन आर बराबर ई एन साई एन आर, चूंकि अपने पहले ही लिया था ई एन फाई एन, यहां अगर फाई एन भी ले सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि भाई एच साई बराबर ई साई होता कि नहीं होता, सबसे पहले तो ये बताओ। ठीक है, तो अगर इस एच नोट को यहां ऑपरेट कराएंगे, किसके ऊपर, एन स्टेट के ऊपर, तो तो ई एन अपने पास एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगी, ई एन साई एन, तो ये चीज अपन यहां ये लिखेंगे। तो फिर ये वापस क्या बनेगा, देखो भाई, वापस ये बनेगा कि समेशन आएगा, ए एन टी आएगा और इसको इसके ऊपर ऑपरेट कराए तो ये चीज मिली अपने को, तो ये चीज अपन ने यहां लिख दी। ठीक है, और ये चूंकि एक्सपोनेंशियल टर्म यू का यूं लिख दिया अपन ने, प्लस सेकंड टर्म भी यू का यूं लिखना है। ठीक है, आगे का काम अपन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ कुछ नोट कर देता हूं जिससे आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो अपन ने लास्ट में जो सेशन था उसमें क्या किया था कि यहां तक लाके छोड़ दिया था इसको, डेरिवेशन को। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म था और सेकंड टर्म ये कुछ हो गया था। ठीक है, और इसके आरएचएस में फर्स्ट टर्म ये था और सेकंड टर्म कुछ ये था। ठीक है, तो आप देखते हो कि ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म इक्वल दिख रहा है, देखो यहाँ से एच कट से एच कट कट जाएगा, और चूंकि आयोटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन आयोटा होता है, तो ये आयोटा भी इससे कट जाएगा। तो और वो ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इस वाले को अपन रब कर देंगे, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। तो आगे फिर मैंने ये लिख रखा है कि ओनली जो टर्म रही थी ये फर्स्ट टर्म को यहां लिखा मैंने। ठीक है, और आरएचएस की सेकंड टर्म को अपन ने यहां लिखा। ठीक है भाई, अब देखें कि अब क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं फाई स्टार को, जो फाई स्टार क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसको अगर दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं तो मैंने अभी ये इंटीग्रेशन साइन को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, बाद में लगा देंगे। ठीक, तो यहां पर भी इसको ऑपरेट किया और आरएचएस में भी इसको ऑपरेट किया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखा था कि मैं एक स्टेप को मिस कर सकूं। ठीक, तो फिर क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर मैं यहां इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड, ये लीजिए, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये अगर इंटीग्रेशन हो गया तो अब अपन इस चीज को कुछ जानते हैं, है ना, जानते हैं ना, क्या देखे क्या होता है कि फाई के और फाई आर, इसको अपन डेल के आर लिख सकते हैं। क्रोनिकर डेल्टा होता है ना, क्रोनिकर डेल्टा, उसका वैल्यू अगर वन होता है, अगर दोनों के और आर दोनों स्टेट अगर इक्वल हो, अगर एक ही स्टेट के अंदर हो, मतलब ओनली के ही स्टेट हो, तो वो पार्टिकल ओनली के स्टेट में आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी तो फुल ऑन वन हो जाती है। प्रोबेबिलिटी फुल ऑन वन हो जाती है क्योंकि स्टेट ही नहीं है, जितनी स्टेट है उसमें पूरा वो पार्टिकल है।
अगर यहाँ के नॉट इक्वल टू आर, के नॉट इक्वल टू मतलब स्टेट ही अलग अलग है, तो इस क्रोनिकल डेल्टा का मान 0 हो जाता है। लेकिन अभी अपन क्या मान लेते हैं, तो अभी ये वाली सिचुएशन चलेगी तो इसका वैल्यू पूरा, ये पूरी इंटीग्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई। ठीक है, चलो तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। और फिर ये अपने पास RHS वाला टर्म आ गया है ना, तो RHS के टर्म में ये चीज है। ठीक है, और इस चीज को हमने कुछ ऐसे लिखा, ENT को कैसे लिख सकते हैं, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि भाई E बराबर एच कट ओमेगा, और अगर हमारा जो सिस्टम पार्टिकल है, तो अभी E के माइनस EN, दो स्टेट हो गई के और एन। ठीक है, बराबर एच कट ओमेगा। तो अपन अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखे इसको, तो ओमेगा एच कट को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको अगर सीधा अपन लिखना चाहेंगे तो ओमेगा के एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को अपन ने ओमेगा के एन लिख दिया, और ये जो पूरा है फॉर्म, इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे या फिर ब्रैकेट टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साई के, ये ब्रा, और ये के टर्म में। ठीक है, ब्रैकेट टर्म में लिख दिया। उसके बाद मैंने वापस इसी को एज इट इज उतार दिया इसी को। ठीक है, इसके आगे वाला अब हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन ऐसे करेंगे कि जो अभी अपन ने ए डॉट एन टी था ना, उसकी जगह आप थोड़ा चेंज करो कि इस एन की जगह वापस के बनाओ, क्योंकि भाई हमारा जो पार्टिकल है वो ओनली के स्टेट में ही है, एन में तो है नहीं अब। ठीक है, तो के स्टेट में अगर है, क्योंकि हमने ए बराबर के लिए ही तो 1 लिया था क्रोनिकल डेल्टा को, सॉरी एन बराबर के लिए, तो भाई एन और के इक्वल है, स्टेट सेम ही है दोनों की, तो यहाँ अपन के लिख सकते हैं। ठीक है, तो और जो आयोटा एच कट यहाँ था, इसको अपन ने नीचे भेज दिया। ठीक, और यहाँ ये काम हो गया, और इसको अपन ने एज इट इज लिख दिया। ठीक, चलो अब क्या करते हैं अपन, वापस अगेन इसी डेफिनेशन को, इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ये दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और इस कांस्टेंट टर्म को अपन ने आगे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करते हैं कि भाई ये चूंकि ये डॉट पहले बैठा हुआ है और इंटीग्रेशन और आ गया, तो डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल आउट, तो ओनली अपने पास ये 0 से t पर ए एन टी आ गया, और इस इधर वाला टर्म सीधा यू का यू एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और ये एच डेस के एम है, और पहले अपने पास क्या चल रहा था, ऐसे चल रहा था अभी के, और ये साई है ना, तो यहाँ मैंने साई नहीं लगाया, क्योंकि साई के स्टेट को अपन शॉर्टकट में के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा के लिख दिया और उसको एन लिख दिया। और अब अपन ने इसको ये कैसे लिखा देखो, तो ये हो गया एच डेस, ये हो गया एम, तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एच डेस के एम, बोलो भाई क्या दिक्कत है, ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, वापस इसको ब्रैकेट फॉर्म में खोल सकते हैं अपन। चलो तो अब क्या किया, इसके अगली स्टेप में ये टी लगा दिया और इसको 0 रख दिया यहाँ। लेकिन हमारे को पता है, हमने अभी माना कि भाई अपनी जो स्टेट है वो पार्टिकल एन को छोड़कर कहाँ पर आ गया, के पर आ गया, है ना। यहाँ एन से जंप करके के पर आ गया, तो भाई ये के एन स्टेट में तो पार्टिकल था ही नहीं, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो गया। ठीक, चलो ये 0 हो गया, तो टोटल आंसर में अपने पास क्या आ जाएगा, ए के टी इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट समेशन ए एन टी, यहां पर भी नहीं लिखा मैंने, आपने ये लिख लेना, ये हो गया 0 टू टी ई टू द पावर आयोटा ओमेगा के एन टी और एच डॉट के एम डी टी। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये अपने पास प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है, मतलब ये दिखाएगा, ये जो टर्म है ये दिखाएगा कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जंप कर जाता है ना। तो अगर ये निकाल दिया तो फिर पूरा आप काम कर सकते हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हार कांस्टेंट परटर्बेशन, समझे। तो कांस्टेंट परटर्बेशन क्या होता है कि वो जो परटर्बेशन है कांस्टेंट है ना, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और फिर अपन परटर्बेशन पढ़ेंगे कौन सा, हार्मोनिक। तो बहुत इजी है, इसके बाद तो ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, नीचे कमेंट में लिख देना कि भाई ठीक है, ऑल आर सब ओके। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।